हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि आप सब भारतवासियों को पता होगा, जो हम ये स्वस्थ गरिमामय ये अपना जो जीवन जी रहे हैं, ये सब क्या हमारे संविधान की देन है। ये सारे अधिकार, ये सारी चीज़ें में किससे मिली हैं? संविधान से मिली हैं। तो समस्त भारतवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, फिर हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ तो किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो आज की वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस को क्यों मनाते हैं? तो हमारे जो भारतीय गणराज्य का संविधान था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसके कुछ भागों का हमने 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया था, अंगीकरण किया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? आपको पता है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या बोलते हैं? संविधान का पिता बोलते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125वीं जयंती थी। 125वीं जयंती इनकी थी 26 नवंबर 2015 को। तभी से संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। तो पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लियर हुआ? और हमारे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं कि जो हमारा संविधान बना था, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको यह संविधान जब बन गया था तो सुपर करते हुए की इमेज है। तो संविधान के निर्माण में कितना वक्त लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब चलिए संविधान दिवस के रूप में देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की सभा की तरफ से इसे अपनाया गया था। तो संविधान का अंगीकरण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लोकतांत्रिक रूप से लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? इसका अंगीकरण किया गया था। और हमारा क्या हुआ था? संविधान दिवस के तौर पे इसीलिए 26 नवंबर को मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। 2015 में क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। इन्हीं के उपलक्ष्य पे क्या हुआ था? पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भारत की हम उद्देशिका के बारे में, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है इसके बारे में हर भारतीय को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको उद्देशिका पता होनी चाहिए। उद्देशिका होती क्या? हमने किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के संविधान का निर्माण किया, वही तो हमारी उद्देशिका होती है। तो देखते हैं, जैसे हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग तात्पर्य क्या होता है? हम भारत के लोग का तात्पर्य भारत की जो भी है, जो संप्रभुता है किसमें? भारत में निहित है। भारत के संविधान का निर्माण अधिनियम भारत के लोगों ने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। इसे किसी राजा या बा आदमी ने नहीं किया। यहाँ पे जो वर्ड बोला गया हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो हमारा भारत है, भारत बनता है भारत के लोगों से, किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं बनता। कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति विशेष है, तो राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, ये प्रमुख है। लेकिन भारत का निर्माण होता है हम भारत के लोगों से। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है? हम प्रभुत्व संपन्न है, हमारी जो अधिकार है, हमारे अंदर कोई दूसरा देश हमारे मामलों में, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
हम अपने देश के संबंधित सारे फैसले स्वयं ले सकते हैं। तो क्या प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी, समाजवादी का तात्पर्य क्या है, हम समाज में सबको बराबरी के साथ, सबको समान रूप से, तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तीन प्रकार की। हम सामाजिक रूप से भी सबके साथ बंटवारा समान रूप से करेंगे, जमीन का, उद्योग धंधों का, सबके साथ समानता के साथ। ऐसा नहीं कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए सारे भूमि है, या जो भी चीज़ें, हर कृषक को भी भूमि मिलती है, उद्योगपति को भी भूमि मिलती है, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए तो हर चीज़ का क्या समान रूप से बंटवारा करेंगे। ठीक। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं करता। अब यहाँ पे 2 पॉइंट रखना, पंथ निरपेक्षता कैसे, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, ना कि नकारात्मक। अब ये सकारात्मक या नकारात्मक क्या होती है, आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है कि भारत किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, भारत हर धर्म को अपने अनुसार, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना करने का अधिकार देता है, सरकार उसकी व्यवस्था भी करवाती है। अगर नकारात्मक पंथ निरपेक्षता होती तो सरकार कोई व्यवस्था नहीं करवाती है। जैसे कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला का आयोजन सरकार करवाती है ना, और जो हज पे जाना चाहते हैं सरकार उनके लिए भी आयोजन करवाती है। अभी जैसे आपने करंट में पढ़ा होगा, करतारपुर का जो कॉरिडोर बना, तो जो गुरुद्वारा में जाना चाहते हैं ना, सरकार उनके लिए भी व्यवस्था करवाती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। और कई बार एग्जाम पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका संविधान में उल्लेख है नहीं। आप यहाँ पे करेक्ट देख सकते हैं, हमारी उद्देशिका में लिखा है पंथ निरपेक्ष। अब सोच रहे हैं कि मैम धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में कोई खास डिफरेंस, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अलग अलग धर्म में नहीं, उन धर्मों में भी अलग अलग पंथ हैं, तो सारे पंथों के साथ हमारा भारत का संविधान समान रूप से व्यवहार करता है। हर इंसान को अपने धर्म, अपने पंथ के अनुसार पूजा करने की, उपासना करने की, उसके अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक का गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है, तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है। भारत में जो निर्वाचन होता है कैसे, भारत की जनता के माध्यम से होता है, क्योंकि हमारा क्या लोकतांत्रिक देश है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमारे यहाँ संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। एक बार यूपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का। सामाजिक न्याय क्या होता है, समाज में आप रह रहे हो तो समान रूप से आपके पास जो प्राकृतिक संसाधन होगा सबका समान रूप से वितरण होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसका समान रूप से वितरण होगा, आपको एक अपनी समानता के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आर्थिक क्या होता है, आर्थिक मतलब क्या होता है कि हर इंसान को जो आर्थिक संसाधन उसका समान रूप से वितरण किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है ना, अगर वो भारत का नागरिक है, वो जो चुनाव की आयरता है उसको पूरा करता है, तो कोई भी व्यक्ति हो वो चुनाव लड़ सकता है ना, ये में क्या राजनीतिक न्याय प्राप्त है। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, हम कुछ भी चीज़ें विचार कर सकते हैं ना, हम कोई आइडिया, जैसे अलग अलग स्टार्टअप होते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारा आइडिया होते हैं ना, हमारे विचार होते हैं। अभिव्यक्ति, हम अपने दायरे में रह के अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हालांकि ऐसा ना हो कि वो देश के विद्रोह में हो, देश के विरोध में हो, तो नहीं। अगर हम स्वतंत्र रूप से एक अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो हम सभा भी कर सकते हैं, सम्मेलन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। विश्वास, धर्म और उपासना के, हम कोई भी विश्वास मान सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार उपासना कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय होते हैं ना, उनके पूजा करने का तरीका अलग है, कोई कहता है मंदिर में जाना है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई चर्च में जाता है, तो सबको स्वतंत्रता है ना कि अपने तरीके से विश्वास माने। कोई ये विश्वास करता है कि इससे ऐसा होता है, अपने धर्म के अनुसार उपासना कर रहा है, तो इन सब की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है।
इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब यह प्रतिष्ठा और अवसर की समता का तात्पर्य क्या होता है? हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता, एक व्यक्ति को क्या होना है, समता प्रदान करना है। समता और समानता, यहाँ पे दो पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। समता क्या होता है, समानता क्या होता है? समानता का तात्पर्य होता है कि इक्वालिटी, बिल्कुल बराबरी, हर चीज में बराबरी होनी चाहिए। आपने जैसे एक वैकेंसी निकाली, ठीक है, आपने कह दिया समानता के साथ इसको हम करेंगे। अब वो आपने उस वैकेंसी में निकाला, ठीक है, उसमें आपने हर चीज़ इक्वलिटी रखी, चाहे वो फीमेल हो उसके लिए भी वही नंबर है, SC ST का हो उसके लिए भी वही नंबर है, मेल हो जो भी हो, जो भी कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरेगा इतने नंबर है तो क्वालिफाई है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई है। ये आपने क्या कर दिया, समानता। फिर अब समता क्या होता है? अब जैसे आप देखते हैं कि समता क्या होता है, जैसे SC ST के लिए क्या होता है, कुछ कम नंबर के लिए भी चल जाता है, एक दायरा होता है ना कि SC ST इतने नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा, फीमेल के लिए इतना क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये क्या है, समता है। फिर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आप देखिए, ये एक पिलर है, ठीक है, एक ये पिलर है, ठीक है, अब आप इन दोनों के बीच में कह रहे हैं कि समानता हम करवा रहे, इक्वलिटी करवा रहे हैं ना, तो लेकिन आप ये भी तो देखिए, ये तो पहले ही यहाँ पे और ये पहले यहाँ पे, तो क्या इन दोनों के बीच में इक्वलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। इक्वलिटी कैसे लाएंगे? इसको पहले थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। तो आपने क्या किया, इसके लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया, ठीक है, ये आपने क्या किया, सपोर्ट सिस्टम बना दिया। अब ये यहाँ पे हो गया, अब इसके इक्वल आ गया ना, तभी तो आप समानता कर सकते हैं ना, तभी इक्वलिटी होगी ना, कि पहले तो ये थोड़ा सा नीचे था, अब आप उसको उसके इक्वल लेके आए, जब इक्वल लेके आए तभी समानता करेंगे। अब यहीं पे आप समझिए कि जैसे SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक, इसके अलावा फीमेल को कुछ रिजर्वेशन मिलता है, क्यों मिलता है? कहीं ना कहीं क्या, अभी वो मुख्य धारा में उनके इक्वल नहीं आई, फीमेल अभी भी मेल से एकदम इक्वल नहीं आ पाई हैं, ST विकास के मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गया था, इसलिए अभी उसको क्या कर रहे हैं, मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। समता क्या होता है, समानता क्या होती है? समता का तात्पर्य होता है पहले उसको थोड़ा सा टेम्परेरी सपोर्ट दे के उसके इक्वल लाने का प्रयास किया जा रहा है, और समानता क्या होता है, इक्वलिटी, हर चीज में बराबरी। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एक अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इन सब में क्या करना है, व्यक्ति की गरिमा। अब जैसे व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, हर इंसान की गरिमा होती है ना, जहाँ भी काम करे, जहाँ भी रहे, उसके अनुसार उसको इज्जत मिले, उसके अनुसार उसको माहौल हो, कार्य करने का उचित वातावरण हो, उसकी गरिमा को ध्यान में रखें। उस समय एकता और अखंडता। अब एकता और अखंडता भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एकता क्या होती है, एकता आपकी मानवीय होती है, जबकि अखंडता क्या होती है, अखंडता आपकी कैसी होती है, अखंडता एक वैसा, जैसे राज्यों में क्या होती है, अखंडता होती है, जबकि मूल्यों में क्या होता है, मानवीय मूल्य, एकता। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अखंडता आपकी क्या होती है, भौगोलिक होती है। कई बार जब आप UPSC वगैरह एग्जाम में क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तब आपको इन सब चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एकता क्या होती, अखंडता क्या होती, समता क्या होता है, समानता क्या होता है। कई बार गलत वर्ड का चयन से आपका मतलब पूरा अलग हो जाता है। तो एकता आपकी क्या होती है, मानवीय होती है, अखंडता भौगोलिक होती है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमें मानवीय रूप से भी एक रहना और भौगोलिक रूप से भी एक रहना है। जैसे हमारे संविधान में उल्लेख है ना, भारत राज्यों का संघ है, हमारा भारत के राज्यों का संघ के रूप में वर्णन किया गया है कि जितने भी राज्य सबके भारत का ही एक अंग है। इस एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी है, बंधुता बढ़ानी है, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, और जैसे ऐसा आचरण करना है कि हम सभी एक परिवार हैं। यही तो बंधुता होती है ना। आज दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित करते हैं। तो संविधान का अंगीकरण कब किया गया था, 26 नवंबर को। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था, 26 नवंबर को 2015 में संविधान दिवस को मनाया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए, जिसे आप देख सकते हैं। संविधान दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को जीवन का माध्यम बोला, क्योंकि संविधान से आप समझ सकते हैं कि हमारे संविधान के माध्यम से जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख महान पुरुष थे, इन्होंने कैसे भारत की संकल्पना की थी, कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो एक भारतीय होने के नाते हमें पहले तो पता होना चाहिए ना संविधान के बारे में। बहुत कम लोगों को चीज़ें पता होती हैं। तो आप सबको ये वीडियो शेयर करिए ताकि हम जान सकें कि हमारी उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान का निर्माण का उद्देश्य क्या था, और इन्हीं सब के मार्गों पे चलते हुए एक अपने आप को श्रेष्ठ नागरिक बनाएं जो देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी सब के साथ में आप सबको थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबके साथ शेयर करें।